अगर आप एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे के साथ साथ आपको मैटरनिटी कवर भी प्रोवाइड करे, साथ में बेबी केयर कवर भी प्रोवाइड करे, ओपीडी कवर भी प्रोवाइड करे और कंज्यूमेबल्स को भी बाय डिफॉल्ट कवर करे, तो आपकी सर्च यहाँ पे खत्म होती है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्लान के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि वो प्लान काम कैसे करता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे कवरेजेस विद राइडर नहीं आते बट बेस प्लान के अंदर इनबिल्ट हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस। आई एम अ सीएफए चार्टर होल्डर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड मोर इंपॉर्टेंटली आईआरडीआई रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में सारे के सारे फीचर्स को समझेंगे, सारे के सारे क्लॉजेस को समझेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये प्लान आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। दैट इज समथिंग दैट आई कैन अश्योर यू। देखिए, ये प्लान कैसे काम करता है। कोई भी प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डिपेंड करता है उसके हॉस्पिटलाइजेशन पे। अब अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो उसकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज कि आपका मिनिमम 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए फॉर इट टू बी क्वालिफाइड एज अ हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो 2 घंटे 4 घंटे के बाद रिलीज कर देते हो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेते हो, तो वो हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं आता। तो मिनिमम 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। दो तरीके से आप अपने क्लेम को सेटल करा सकते हो जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। पहला प्रोसेस होता है कैशलेस ट्रीटमेंट, कि आप हॉस्पिटल को पैसे नहीं पे करोगे, आपकी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को बिल पे करेगी। दूसरा होता है आपका रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है कि आप हॉस्पिटल को पैसा पे करोगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर टेकिंग द ट्रीटमेंट। बाद में उन बिल्स को आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ फाइल करोगे। इंश्योरेंस कंपनी आपके बिल के बेसिस पे आपके पैसे को रीइंबर्स कर देगी। अब देखिए, इस प्लान के अंदर रीइंबर्समेंट भी 100% होगा, कैशलेस भी 100% होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी के हिसाब से कवरेज अवेलेबल होगा, वो पूरा का पूरा कवर मिल जाएगा। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो सेटलमेंट होगा वो कैशलेस मैनर में होगा। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में लेते हैं तो उसका सेटलमेंट आपका रीइंबर्समेंट की फॉर्म में होगा। लेकिन रीइंबर्समेंट की फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे को पेमेंट का कोई क्लॉज एप्लीकेबल होगा या फिर आपका डिडक्टिबल कुछ लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना बिल बनेगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू एज पर द कवरेज दैट इज अवेलेबल इन द पॉलिसी दैट यू हैव टेकन। तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर का कंडीशन है। इसकी एक ही एक्सेप्शन होती है जहां पे 24 आवर से कम के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी आपको क्लेम मिलता है, विच इज डे केयर ट्रीटमेंट। एंड डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपकी पॉलिसी के जितने भी ऐसी सर्जरीज हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, वो सारे के सारे प्रोसीजर इस प्लान के अंदर कवर्ड है। वो कैसे कैसे प्लान होते हैं? कैटरेक्ट की सर्जरी हो गई, स्टोन की सर्जरी हो गई, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। इस टाइप की बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती हैं जो जिनके लिए 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। इवन कैंसर के केस में जो कीमोथेरेपी होती है उसके लिए भी 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो वो सारी इस प्लान के अंदर कवर्ड है। तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आप कवरेज क्या ले सकते हो? अपना कवरेज इसके अंदर ले सकते हो 3 लाख से 5 करोड़ तक का कवरेज इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो बट एज अ बेसिक थिंग यू शुड बी गोइंग फॉर एटलीस्ट 10 लाख का कवरेज, क्योंकि आपके सारे बेनिफिट्स लिंक्स होते हैं आपकी बेस पॉलिसी के साथ। एंड आपके 5 लाख का प्रीमियम अगर मान लो 10,000 आता है तो 10 लाख का बेस इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 नहीं आता, वो 11,000 या 12,000 आएगा। सो दैट इज वाई आपका कवरेज डबल लेते हो तो आपका प्रीमियम डबल नहीं होता, विच इज अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट। इसीलिए यू शुड बी गोइंग विद मिनिमम 10 लाख का कवरेज। इससे कम का कवरेज काफी कम रह जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपका अमाउंट एक्चुअली में कम पड़ सकता है। तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन हमने समझ ली, 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। एग्रीगेट डिडक्टिबल, इस पॉलिसी में कोई भी डिडक्टिबल नहीं है। मतलब आपका 10 रुपए का भी क्लेम आता है तो 10 रुपए का क्लेम भी एडमिसिबल है। वो सारा का सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एज पर योर पॉलिसी वर्डिंग, एज पर योर कवरेज आपको प्रोवाइड करेगी। तो एग्रीगेट डिडक्टिबल इज 0 इन दिस पॉलिसी अक्रॉस ऑल प्लान्स। आप 3 लाख लो, 5 लाख लो, 10 लाख लो, 20 लाख लो, डजंट मैटर, एग्रीगेट डिडक्टिबल इसमें नहीं है। रूम रेंट, एंड अगेन इस पॉलिसी का एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस रूम रेंट का कवरेज। मोस्टली पॉलिसीज में आपके रूम रेंट में आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम का एंटाइटलमेंट मिलता है। इस पॉलिसी में अगर आप 10 लाख से कम की पॉलिसी लेते हो तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम का एंटाइटलमेंट मिलता है। बट लेट्स से आप 15 लाख या 20 लाख का सम इंश्योर्ड ले रहे हो तो जो भी रूम का एक्चुअल एक्सपेंस होगा वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। जनरली ये बेनिफिट आपको राइडर के साथ मिलता है, बट इस पॉलिसी के अंदर अबव 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर
आपको ये बेनिफिट बाय डिफॉल्ट पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट होकर के मिल रहा है। मतलब 15 लाख की पॉलिसी ली, आपको रूम रेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर एंड आपका कवरेज रहेगा। इसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होते हैं, देखिए बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। जब भी हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मतलब जो 24 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन की हमने बात करी, उस हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो भी खर्चा हमारे उस हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हुआ है, तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो इससे पहले के 60 दिन में जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। डिस्चार्ज के बाद अगले 90 डेज में जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब ये कौन से खर्चे होते हैं, तो मान लीजिए आज की डेट में मैं फिट एंड फाइन हूँ, बट मुझे स्टमक में पेन होता है। स्टमक में पेन होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर मुझे इनिशियली थोड़ी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा कि हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो, ये 2-3 मेडिसिन ले लो आप, अगर ये ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक होगा तो फिर देखेंगे। तो लेट्स से मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने अपनी कंसल्टेशन फीस ली, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, बट मुझे आराम नहीं आता। उसके बाद मैं वापस से डॉक्टर के पास जाऊंगा 2-3 दिन की मेडिसिन लेने के बाद, कि डॉक्टर साहब आराम नहीं आया, तो डॉक्टर साहब ने इस बार टेस्ट लिख दिए कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये करा लीजिए, टेस्ट की फाइंडिंग के ऊपर हम देखेंगे, साथ में मेरी मेडिसिन चली रही है। तो फिर से कंसल्टेशन फी लग गई, फिर से अब डायग्नोस्टिक का खर्चा भी आ गया। अब इस टेस्ट की जो फाइंडिंग आई है उसको लेकर के वापस से मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट देख करके बोला कि ये स्टोन का पेन है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, ये सर्जरी मैंडेटरी है, इसका इलाज ही सर्जरी से होगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन मेरा अब जा करके हो रहा है, लेकिन उससे पहले इतना सारा जो एक्सपेंस मेरा डॉक्टर कंसल्टेशन में, मेरा डायग्नोस्टिक टेस्ट में और मेडिसिन खाने में चला गया, वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स कर देती है। तो मतलब हॉस्पिटलाइजेशन से 60 दिन पहले का खर्चा, डिस्चार्ज के बाद 90 दिन का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू बैक। वो रिइंबर्समेंट की फॉर्म में आप उस वाले खर्चे को फाइल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास आपके बिल्स होने चाहिए आप ही के नाम पे, जो इंश्योर्ड पर्सन है उसी के नाम के वो सारे के सारे बिल होने चाहिए, और जिस प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक है वो कवर होगा, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कंसल्टेशन है वो कवर होगी। ऐसा नहीं मुझे 4 प्रॉब्लम है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, बाकी 3 डॉक्टर के भी खर्चे हम इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो क्लेम एडमिसिबल नहीं होता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कैसे काम कर रहा है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कैसे काम कर रहा है। रोड एम्बुलेंस इसमें कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड, तो देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रोड एम्बुलेंस। मतलब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए रोड एम्बुलेंस यूज करते हो, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर लेने के लिए यूज करते हो, वो सारी सारी आपकी अप टू सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर कवर रहने वाली है। इसके बाद आता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना लेकर के मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, यूनानी ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, तो ये सारे के सारे ट्रीटमेंट भी अप टू सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है, अगेन द कंडीशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम कि आपका 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सिर्फ मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन का बिल रिइंबर्स हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपका 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो उससे रिलेटेड जो हमने पीछे देखा था 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा कवरेज आपको अप टू सम इंश्योर्ड इसके अंदर मिल जाएगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस ये कैसे काम करते हैं, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर लेट्स से किसी पेशेंट को अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, मतलब डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपकी दोनों किडनी फेल हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, तो एक डोनर होगा जो अपनी किडनी दे रहा होगा, एक रिसिपिएंट होगा जिसको किडनी लगने वाली है, तो ये रिसिपिएंट इज द इंश्योर्ड पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर तो 2 सर्जरी करेगा, डोनर की सर्जरी अलग करेगा, रिसिपिएंट की सर्जरी अलग करेगा। तो जो डोनर की सर्जरी हो रही है उस सर्जरी में जो खर्चा आ रहा है, इवन दैट एक्सपेंस इज कवर्ड, बट इट इज कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख का खर्चा इसका ऑर्गन लगाने के लिए आया, 5 लाख का खर्चा इस ऑर्गन को निकालने के लिए आया है, तो कंप्लीट 10 लाख विल बी पेड। अगर यहाँ पे डॉक्टर चार्ज करता है 8 लाख रुपए और 5 लाख रुपए वो यहाँ पे चार्ज करता है 10 लाख की पॉलिसी में, तो आपको सिर्फ 10 लाख ही मिलेंगे, आपको 13 लाख का सम इंश्योर्ड पेएबल नहीं होगा। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ एक और बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर विच इज माय पर्सनल फेवरेट बेनिफिट। किसी भी पॉलिसी के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस में लेने से पहले हम ये बेनिफिट जरूर मेक श्योर करते हैं कि अवेलेबल हो, रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट। रीइंस्टेटमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि आपने लेट्स से 10 लाख की पॉलिसी ली, तो आप एंटाइटल्ड हो 10-10 लाख के अनलिमिटेड क्लेम लेने के लिए।
तो अगर इसमें सम इंश्योर्ड आपने 5 लाख से ऊपर का रखा है तो अनलिमिटेड रीसेट इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। काम कैसे कर रहा है? लेट्स से दो बंदों ने पॉलिसी ली, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए का क्लेम आता है 10 लाख की पॉलिसी से एग्जांपल समझते हैं। पर्सन ए का क्लेम आता है 8 लाख रुपए का। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी विल सेटल द क्लेम इन फुल, पूरा का पूरा 8 लाख सेटल कर दिया। अब पर्सन ए का दोबारा से क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का। तो एज पर पॉलिसी मेरी 10 लाख की थी, 8 लाख ऑलरेडी पे हो चुका है, अब आया है क्लेम 5 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये बेनिफिट क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपका क्लेम 5 जितना आपने लिया था उसके, मतलब जब आपने पहला क्लेम लिया है उसके 15 दिन के बाद अगर ये दूसरा क्लेम आता है तो मैं वापस से 10 लाख रुपए का कंप्लीट क्लेम सेटल करूंगी। तो मतलब ये पूरा का पूरा 5 लाख विल बी सेटल्ड इन फुल। इसके मतलब सिर्फ यही नहीं, आप अनलिमिटेड टाइम्स एक पॉलिसी के अंदर अगर आप मतलब हर 15 दिन में एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में जाकर के, तो आप इसमें कितने 24 क्लेम हो गए जो ले सकते हो। और ये 15 दिन का जो वेटिंग पीरियड का क्लॉज है, इट इज नॉट एप्लीकेबल अगर पर्सन ए और पर्सन बी का क्लेम आया। तो लेट्स से पर्सन ए आज की डेट में एडमिट हुआ, 8 लाख का क्लेम आया, 3 दिन के बाद पर्सन बी को भी रिक्वायरमेंट पड़ी, शी ऑल्सो गेट्स एडमिटेड एंड उनको भी 8 लाख का क्लेम आता है, तो इवन दिस 8 लाख विल बी पेड इन फुल, दिस 8 लाख विल बी पेड इन फुल। तो कहने का मतलब ये है आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है उतने अमाउंट का सिंगल क्लेम कभी भी आएगा द इंश्योरेंस कंपनी विल पे। सिर्फ एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर सेम पर्सन उस क्लेम को ले रहा है, सेम पर्सन दोबारा से एडमिट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है क्लेम मतलब आपके एडमिशन में जो डिफरेंस है, डिस्चार्ज से एडमिशन का डिफरेंस हैज टू बी मिनिमम 15 डेज, अदरवाइज अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर बेनिफिट इन योर पॉलिसी। इसके बाद एक बेनिफिट आता है क्यूमुलेटिव नो क्लेम बोनस का। तो क्यूमुलेटिव नो क्लेम बोनस क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं लेते तो वी विल इंक्रीज योर सम इंश्योर्ड इन द पॉलिसी। अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो आपका सम इंश्योर्ड वो इंक्रीज कर देंगे एट द रेट ऑफ 50%। मतलब 10 लाख की पॉलिसी पहले साल है, अगले साल क्लेम नहीं आया तो 50% इंक्रीज करके इसको 15 लाख कर दिया। फिर दोबारा क्लेम नहीं आता, फिर से 50% इंक्रीज करके इसको 20 लाख कर देंगे। तो जितना भी ये कंपाउंडिंग होती है, काम करती है आपकी बेस पॉलिसी पे। इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आपका बेस इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए, तभी जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेस पॉलिसी पे ही मिलते हैं, तो आपके बेनिफिट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप अगर 2 साल क्लेम नहीं लेते तो 2 साल में आपकी पॉलिसी 10 लाख से 20 लाख में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये भी है, अगर तीसरे साल मान लीजिए क्लेम आ गया तो जितना उससे पिछले साल आपका नो क्लेम बढ़ा था उतना ही माइनस हो जाएगा। तो तीसरे साल में आपका जो सम इंश्योर्ड रहेगा वो 15 लाख रह जाएगा। इस क्लेम के बाद वो 5 लाख से कम हो जाएगा। दोबारा क्लेम आ गया, ये 15 लाख से वापस से 10 लाख हो जाएगा। फिर क्लेम नहीं आता, 10 लाख से वापस से 15 लाख हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड बेनिफिट। जनरली बाय डिफॉल्ट जो राइडर अवेलेबल, जब बाय डिफॉल्ट जो कवरेज कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें वो 10% या 25% का आपको नो क्लेम एडिशन देती है। इसमें 50% है जो जनरली विद राइडर मिलता है, विदाउट राइडर नहीं मिलता है जनरली। तो दिस इज अनदर बेनिफिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। होम नर्सिंग बेनिफिट अगेन बहुत ही कम यूज होता है, बट अगेन अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, डिस्चार्ज मिला है, डिस्चार्ज मिलने के बाद डॉक्टर ने आपको रिटर्न में दिया है कि नहीं आपको एक नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी घर पे यूज करने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, एंड मैंडेटरी है उसको रखना, तो फिर आप इस नर्सिंग बेनिफिट के अंदर 5000 पर वीक का बेनिफिट ले सकते हो और मैक्सिमम ये 10 वीक्स के लिए ही मिलेगा। लेकिन इसकी कंडीशन है जब आपका डिस्चार्ज हुआ है विद इन 10 डेज आपको ये नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट करना होगा। नर्सिंग स्टाफ अपॉइंट करने का भी एक बहुत फॉर्मेटेड तरीका है जिसके थ्रू आप नर्सिंग स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। मतलब किसी को भी नहीं रख सकते, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग स्टाफ, एंड आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होना चाहिए वो रिटन में। मतलब आपका अगर क्लेम प्रोसेस हुआ है तभी जाकर के आप ये नर्सिंग स्टाफ वाला क्लेम ले सकते हो। बिना क्लेम प्रोसेसिंग के आप नर्सिंग स्टाफ का क्लेम नहीं ले सकते, तो खाली इसको आप नहीं अवेल कर सकते। दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक्सटर्नल मेडिकल एड बेसिकली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी को व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है, किसी को बैसाखियों की रिक्वायरमेंट या कुछ भी एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज आपकी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो जाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कवरेज आपको 10,000, 25,000 और 50,000 का कवरेज दे दिया जाता है। जितना बड़ा सम इंश्योर्ड होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा कवरेज आपको पॉलिसी के अंदर मिलने वाला है। अब बात करते हैं उन बेनिफिट्स की जो बेनिफिट इस पॉलिसी की हाईलाइट हैं। वो बेनिफिट कौन कौन से हैं? देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट एक अगेन ऐसा बेनिफिट है जो जनरली पॉलिसी के अंदर आपको एड ऑन के साथ मिलता है। इस पॉलिसी में आपको बाय डिफॉल्ट मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड
5 लाख मतलब 10 लाख से कम है या 10 लाख है तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 50,000 का। अगर आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 टू 20 लाख के बीच में है तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 75,000 का। अगर आपका पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 25 लाख प्लस है तो आपको बेनिफिट मिलता है 1 लाख का। अब इस बेनिफिट को समझ लीजिए क्या काम कैसे कर रहा है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 2 मैटरनिटीज मिलती हैं कि 2 बार आप इस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी क्लेम ले सकते हैं और वो क्लेम भी आपको 3 टाइप का मिलेगा। अगर इफ द पर्सन इज मतलब डिलीवरिंग हरसेल्फ तो वो मिल जाएगा क्लेम। सेकेंड, अगर सरोगेसी मदर है तो उनका भी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड रहेगा अंडर मेडिकल लिमिट्स। एंड तीसरा, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो इवन दैट कॉम्प्लिकेशन इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। मतलब प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल हॉस्पिटलाइजेशंस आर कवर्ड। जो जनरली अगेन मैटरनिटी प्लान के बिना जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उसमें मैटरनिटी रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है वो कवर नहीं करते, बट इसके अंदर आपको कवर्ड वो मिल जाएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिशन होता है तो दैट इज कवर्ड। इसमें एक वेटिंग पीरियड है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने पॉलिसी आज ऑप्ट की है तो आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी का कवरेज स्टार्ट होगा आफ्टर 36 मंथ्स। इस कवरेज को 36 मंथ से आप रिड्यूस कर सकते हो टू अ मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स, बट इसके लिए आपको 3 साल का पॉलिसी एक साथ परचेज करना होगा। मतलब 3 साल की पॉलिसी पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट आप डे 1 पे कर देते हो तो आपका जो मैटरनिटी कवरेज है वो 24 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेम कंडीशन एंड सेम वेटिंग पीरियड इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर बेबी कवर। तो मतलब बाय बर्थ बेबी विल बी कवर्ड इन द पॉलिसी। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसके बाद अगर उसको कोई मेडिकल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो आपकी पॉलिसी के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा। तो इसमें मिनिमम जो आपको कवरेज मिलता है 1 लाख से स्टार्ट होता है, 15 लाख मैक्सिमम कवरेज जाता है। तो आपके अगेन डिपेंडिंग ऑन द सम इंश्योर्ड आपका कवरेज इंक्रीज होता रहेगा। 3 लाख 4 लाख का पॉलिसी है तो आपका बेबी कवरेज 1 लाख का मिलता है। अगर 5 लाख से ऊपर का पॉलिसी है तो आपका कवरेज इंक्रीज होता रहता है। तो आप इस अगेन दिस इज वन बेनिफिट जो बहुत सारे मैटरनिटी प्लान के साथ जो पॉलिसी एग्जिस्ट करती है उनमें भी नहीं मिलता। बच्चे का कवरेज डे 1 से स्टार्ट नहीं होता, 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद ऐड कराना पड़ता है बच्चे को, बट इसके अंदर इट इज बाय डिफॉल्ट कवर्ड। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको मैटरनिटी कवरेज मिल रहा है, बेबी कवरेज मिल रहा है, बट अगेन अंडरस्टैंड कि दिस कवरेज इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। आज की डेट में आपने पॉलिसी लिया, आज की डेट में पॉलिसी लेने के 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद डिलीवरी होती है, इट विल नॉट बी कवर्ड। क्योंकि वो पॉलिसी वर्डिंग क्लियरली बोलती है कि अगर पॉलिसी का प्रीमियम आप एनुअल बेसिस पे पे कर रहे हो, 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, अगर 3 साल का एक साथ पे कर देते हो तो वेटिंग पीरियड रिड्यूस होकर के 24 महीने का रह जाता है। मतलब 24 महीने से पहले आपकी पॉलिसी लेने के विद इन 24 मंथ्स किसी भी रीजन से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है दैट इज रिलेटेड टू मैटरनिटी, दिस पॉलिसी विल नॉट कवर दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन। तो बी अवेयर ऑफ दिस। क्योंकि मैक्सिमम क्लेम रिजेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि पॉलिसी में कुछ कवरेज है कुछ नहीं है। मैक्सिमम कवरेज इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन को नहीं पता होता उसकी पॉलिसी के राइट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है। तो इंश्योरेंस कंपनी सिंपल सा मेल बना करके दे देती है, एज पर द पॉलिसी वर्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नॉट कवर्ड इन योर पॉलिसी, दैट इज व्हाई द हॉस्पिटलाइजेशन इज इनएडमिसिबल एज पर द रिकॉर्ड्स, एंड आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है, विच इज हार्मफुल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, विच इज हार्मफुल फॉर यू ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बेनिफिट को अच्छे से समझो। जब आपको बेनिफिट समझ में जाए उसकी के बाद आप पॉलिसी परचेज करने के लिए जाओ। इसके बाद एक और बेनिफिट जो ये पॉलिसी प्रोवाइड करती है, विच इज अगेन आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वाज लुकिंग एट दिस बेनिफिट, क्योंकि ये बेनिफिट ऐसा है जो सारा का सारा प्रीमियम जो आपने इंश्योरेंस के लिए पे किया है उस प्रीमियम को आपको रिफंड करके दे सकता है, विच इज ओपीडी बेनिफिट। अब ओपीडी बेनिफिट 4 तरीके से लोग अवेलेबल कराते हैं। तो पहला है टेली कंसल्टेशन। तो आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टेली कंसल्टेशन ले सकते हो। कैपिंग है डे की 5, एक दिन में मैक्सिमम 5 ले सकते हो, एक महीने में मैक्सिमम 15 ले सकते हो, बट एनुअल कैपिंग इसके अंदर नहीं लगाई गई है। तो आप जितनी भी बार हो सके इनके जो पैनल डॉक्टर्स हैं उनको कॉल करके अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, एंड द मेडिकल स्टाफ विल बी एबल टू गिव यू द रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए। साथ में आप इसके साथ साथ आप ओपीडी का बेनिफिट ले सकते हो। ओपीडी मतलब इन पर्सन विजिट करना चाहते हो, डॉक्टर को दिखाना चाहते हो, तो इनके कुछ अगेन पैनल्ड डॉक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप कराते हो, तो आपको कैशलेस मैनर में ही ये ओपीडी कंसल्टेशन मिल जाता है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग कर ली, मतलब जाकर के कंसल्टेशन लिया और आ गए।
अगर आप ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहते हो जहाँ पे जो इनकी पैनल लिस्ट में नहीं है, तो उसमें भी आपको रिइंबर्समेंट मिल जाता है। अगर जनरल फिजिशियन को दिखा रहे हो तो 500 रुपए पर विजिट आप ले सकते हो। अगर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हो तो 1200 पर विजिट आप ले सकते हो। अब इसका अमाउंट कितना है, कितना ओपीडी एक्सपेंसेस मिलेगा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ओपीडी का जो खर्चा है, ये जो रिइंबर्समेंट में जाएगा या इसमें जाएगा, वो आपका वन बकेट हो गया। सेकंड बकेट है ऑन द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगर डॉक्टर आपको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट देता है डिपेंडिंग ऑन योर कंसल्टेशन और योर विजिट, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इस पर्टिकुलर चीज के अंदर कवर होते हैं। तो लेट्स से आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, जिसका प्रीमियम आपने पे किया 15,000 एनुअली। अब इस 15,000 के प्रीमियम पे आपको जो अभी तक हमने बेनिफिट डिस्कस किए वो तो सारे मिल ही रहे हैं, बट आपको 15,000 का ओपीडी बेनिफिट एंड 15,000 का डायग्नोस्टिक बेनिफिट और मिल रहा है। मतलब अगर आप डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, डायग्नोस्टिक आप फ्रीक्वेंटली कराते हैं, अगर दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नॉट कि आपने जो मन किया जब मन किया करा लिया, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तभी ये एडमिसिबल है। और वो जो आपको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड डायग्नोस्टिक होगा तो ये एडमिसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला फुल बॉडी चेकअप करा लो, तो आपने फुल बॉडी चेकअप करा लिया कि नहीं नहीं रिएम्बर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि कौन सा एडमिसिबल है कौन सा एडमिसिबल नहीं है, बट इट इज अ फेयरली गुड अमाउंट ऑफ लिमिट दैट इज गिवन टू यू। क्योंकि जो प्योर ओपीडी वाले प्लान्स होते हैं वो भी इतना कवरेज, इतना बेनिफिट आपको नहीं देते जितना इसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट के साथ दे दिया गया है। कंपनी कैसे सर्वाइव कर दिया आई डोंट नो, but these benefits are very much alive, these benefits are very much available in the product। चौथा बेनिफिट है आपको वन फुल बॉडी चेकअप टाइप का मिलता है, बट ये रिइंबर्समेंट बेसिस पे नहीं होता, ये आपका फुल्ली कैशलेस बेसिस पे होगा। तो जो उनकी एम्पैनल्ड लेबोरेटरीज हैं उसी में आप ये टेस्ट करा सकते हो। कई लोकेशन पे होम सैंपल कलेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, जहाँ पे होम सैंपल कलेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको लैब में जाकर के अपना सैंपल देना पड़ेगा। तो इनकी प्रिस्क्राइब्ड 10-12 टेस्ट की एक लिस्ट है, जो टेस्ट आप इसमें एनुअल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर। फैमिली विजिट 25,000 50,000 मिलता है सब इंश्योर्ड बैंड पे। क्या होता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर आपको विजिट करता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे फैमिली नहीं थी, आप ट्रैवल कर रहे थे वहां पे हो गया, बट फैमिली मेंबर को विजिट करना पड़ा है, तो उस केस में दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द रीइंबर्समेंट, बट कैपिंग अवेलेबल है 25,000 50,000, जनरली यूज नहीं होता। तो लेट्स नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। Airlift cover is available in this policy, but this is one drawback that I found policy के अंदर। आपका एयर एम्बुलेंस कवर इज ओनली अवेलेबल इफ द पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इज 75 लाख प्लस। अगर 75 लाख से कम का सम इंश्योर्ड है तो एयर एम्बुलेंस इज नॉट अवेलेबल। सिर्फ आपको रोड एम्बुलेंस मिलती है, जो रोड एम्बुलेंस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सम इंश्योर्ड तक मिलेगी। बट अगर 75 लाख प्लस है तो 10 लाख का कवर आपको एयर एम्बुलेंस का भी मिल जाता है। कैटरैक्ट के ऊपर एक सब कैपिंग है, तो विच इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिंग, मतलब 20% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 1 लाख पर आए। कैटरैक्ट का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है 50,000 60,000 70,000 ही कॉस्ट करता है अच्छे हॉस्पिटल में भी, तो इसके ऊपर 1 लाख पर आए का कैटरैक्ट का अवेलेबल है। क्योंकि कैटरैक्ट आपकी स्पेसिफाइड इलनेस की लिस्ट में भी आती है, तो इसलिए स्टैंडर्ड 2 साल का वेटिंग पीरियड इसके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है। अब एक और बेनिफिट है, जो नया बेनिफिट है, इंटरेस्टिंग बेनिफिट है, अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम आपका वेव ऑफ हो जाता है। मतलब नेक्स्ट ईयर आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। जो बाकी के लाइफ एश्योर्ड है इन अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, उनका कवरेज कंटिन्यू रहेगा। तो एक प्रीमियम का डिस्काउंट, एक प्रीमियम का बेनिफिट आपको मिल जाता है इन केस द प्रपोजर ऑफ द पॉलिसी डाइज। ये ध्यान रखना, इंश्योर्ड की डेथ पे नहीं है, ये प्रपोजर की डेथ पे है। अगर फैमिली में 3 मेंबर इंश्योर्ड है, हस्बैंड वाइफ किड, अगर हस्बैंड प्रपोजर है और हस्बैंड की डेथ होती है तो इनका प्रीमियम अगले साल फ्री है। बट हस्बैंड प्रपोजर है, वाइफ की डेथ होती है, तो हस्बैंड स्टिल विल हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जस्ट डू रिमेंबर दिस, हाउ दिस इज वर्किंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेटिंग पीरियड्स। तो वेटिंग पीरियड क्या क्या है इस पॉलिसी के अंदर, जो स्टैंडर्ड किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड होते हैं। अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब आप पहले से प्रॉब्लम डायग्नोस्ड है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है, कोई शुगर की प्रॉब्लम है, किसी और तरह की प्रॉब्लम आपको है, तो उस पर स्टैंडर्ड 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। 36 मंथ्स को आप रिड्यूस करा सकते हो 24 मंथ्स में या फिर 12 मंथ्स में। ये रिड्यूस कैसे होगा, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पॉलिसी लेते टाइम वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि इफ यू वांट टू रिड्यूस दिस वेटिंग पीरियड टू 24 मंथ्स और 12 मंथ्स, तो आपका प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी कवरेज उसने टाइम से चालू हो जाएगा। वरना बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड इसके अंदर अवेलेबल है। स्पेसिफाइड इलनेस 24 मंथ्स, तो जैसे अगेन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं फिगर आउट कर सकती है एट द टाइम ऑफ यू टेकिंग द पॉलिसी, कि आपको पॉलिसी लेने से पहले थी या पॉलिसी लेने के बाद हुई। जैसे स्टोन की सर्जरी हो गई, हर्निया हो गया,
जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, साइनस हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट में नहीं डालती हैं। हो सकता है पहले से प्रॉब्लम चल रही हो, तो इसके लिए IRDAI की स्पेसिफाइड लिस्ट है जो 24 महीने तक इन प्रॉब्लम्स को कवर नहीं करता है। एंड इसको आप रिड्यूस करा सकते हो 12 महीने के लिए बाय पेइंग अगेन अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके इसको अपना कवरेज 24 महीने से रिड्यूस करके 12 महीने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जब आप पॉलिसी ले लेते हो तो पहले 30 दिन में किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता। इस पॉलिसी में नहीं, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो कवरेज नहीं होता। सिर्फ इसकी एक्सेप्शन होती है एक्सीडेंट। आपने आज पॉलिसी ली, कल को एडमिशन होता है एक्सीडेंट की वजह से, तो एडमिसिबल है। आज आपने आज पॉलिसी ली बट 5 दिन के बाद मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फीवर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, दे विल नॉट गिव यू द कवरेज। 1 महीने तक आपको किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी हेल्थ अक्रॉस दीज 3 थिंग्स आर more or less similar across all health insurance companies, तो nothing new here, but you have to be mindful of the fact कि this is how it's gonna work. Now बात कर लेते हैं, ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सारा का सारा वो है जो बाय डिफॉल्ट कंपनी के प्रोडक्ट में कवर्ड है। अब हम ऐसी बात करते हैं जो ऑप्शनल है, मतलब आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इन राइडर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। पहला राइडर है लॉस ऑफ इनकम राइडर। तो लॉस ऑफ इनकम का मतलब क्या है, अगर आपकी जॉब चली जाती है या कुछ होता है तो उस केस में एक सर्टेन अमाउंट आपको वीकली बेसिस पे दे दिया जाता है। जनरली अगेन वी डू नॉट प्रेफर हैविंग दिस राइडर। ये राइडर अगर आप अपना PA पॉलिसी के अंदर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में इसका रिलेटिवली काम नहीं है। दूसरा मेजर इलनेस मल्टीप्लायर, दिस इज अनदर वेरी गुड एड ऑन। मेजर इलनेस मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख की है और मेरा हॉस्पिटलाइजेशन किसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आता है जिसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट जनरली ज़्यादा होती है, मान लीजिए कैंसर की वजह से आया या कोई मेजर हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से आया, तो ये राइडर क्या करता है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को, मतलब आपका जो सम इंश्योर्ड है उसको 2x कर देता है ऑन डे 1। जैसे ही आपको वो इन्वोक होगा वैसे ही वो आपका कवरेज बढ़ा करके डबल कर देगा। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख कर देगा। मतलब अगर 15 लाख का अगर क्लेम आता है, वो क्लेम आता है आपकी इन 10 क्रिटिकल इलनेस की वजह से जो इसमें मेंशन है, तो आपको 15 लाख का फुल क्लेम एडमिसिबल होगा और पेएबल होगा। अगर आपका क्लेम आता है इनके अलावा किसी और इलनेस से, तो आपका जो मैक्सिमम मिलेगा वो 10 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बेस पॉलिसी वही थी, नॉट इंक्लूडिंग द नो क्लेम बोनस पार्ट। एंड एक इंटरनेशनल कवरेज है जो मेरे हिसाब से अगेन बेकार का कवरेज है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो उस टाइम पे कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, अगर इस राइडर को ऑप्ट कर लेते हो तो वहां पे इस पॉलिसी के थ्रू भी आप वहां पे अपने क्लेम ले सकते हो। 10% का कोपेमेंट एप्लीकेबल होता है। बट जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करते हो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल पॉलिसी। उसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा, फार बेटर बेनिफिट्स के साथ कवर रहेगा। 10% कोपेमेंट आउटसाइड इंडिया इज अ वेरी बिग कोपेमेंट, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जो इंडिया में 5 लाख का होता है वहाँ पे 30 लाख का होगा। 30 लाख का 10% इज 3 लाख, विच इज साइजेबल अमाउंट। तो इसलिए बेटर यही है कि आप 100% सेटल करने वाली पॉलिसी ले लो जिसमें डिडक्टिबल होता है। मेरे ख्याल से सारी ट्रैवल पॉलिसी में रहता है। ट्रैवल पॉलिसी से आप इसको कवर करा सकते हैं। तो ऑप्शनल राइडर में सिर्फ एक ही राइडर है, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी हैविंग इन योर पॉलिसी, विच इज मेजर इलनेस मल्टीप्लायर राइडर, ताकि अगर कोई मेजर इलनेस हो जाती है उस केस में मेरा सम इंश्योर्ड ऑलरेडी डबल मेरे पास अवेलेबल है। तो अगेन आई होप आपको सारे के सारे बेनिफिट जो हमने इस पॉलिसी के अंदर डिस्कस किए, मैटरनिटी कैसे काम कर रहा है, बेबी केयर कैसे काम कर रहा है, और साथ में आपका OPD का बेनिफिट कैसे काम कर रहा है, मल्टीप्लायर बेनिफिट कैसे काम कर रहा है, नो क्लेम बोनस कैसे काम कर रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन कैसे काम करता है, वो समझ में आ गया होगा। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर अभी भी कोई डाउट है तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट वेरी सून एंड एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उसके ऊपर अपडेट कर देंगे। प्लान का नाम है, प्लान को देने वाली कंपनी है बजाज अलायंस एंड इस प्लान का नाम है MHCP प्लान नंबर 1। तो ये माई हेल्थ केयर प्लान, प्लान नंबर 1। इसके इसी सीरीज के अंदर बहुत सारे प्लान है। प्लान नंबर 1 है, प्लान नंबर 6 है, प्लान नंबर 9 है। तो मेक श्योर ये प्लान 1 की बात कर रहे हैं, जिसके जो भी बेनिफिट मैंने आपको बताया सारे प्लान 1 के हैं। प्लान 9 के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसको मैटरनिटी कवरेज नहीं चाहिए बट दे वांट एक्सटेंसिव अदर सॉर्ट ऑफ कवरेजेस, उसके लिए प्लान 9 इज रिकमेंडेड। इसमें और बहुत सारे राइडर्स, ऑप्शनल एड ऑन्स, नो क्लेम बोनस के रिगार्डिंग, एंड आपका वेटिंग पीरियड जो 3 साल का है बीपी शुगर की वजह से, इसमें वो 30 दिन कराना है, तो वो पॉलिसी में बहुत सारे फीचर्स और अवेलेबल हैं। अगर मैटरनिटी एंड बेबी केयर इज नॉट योर प्रायोरिटी एंड OPD, मतलब अगेन 3 बेनिफिट जो इसमें मिलते हैं जो आपको कहीं बाकी जगह नहीं मिलेंगे, मैटरनिटी, OPD एंड बेबी केयर, ये 3 बेनिफिट इज नॉट समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट,
प्लान 9 इज रीजनेबली बेटर वर्सेस दिस प्लान। तो अगेन वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो इंश्योरेंस मैथ्स की पूरी टीम इज रेडी एंड अवेलेबल टू असिस्ट यू विद द एंटायर प्रोसेस। क्लेम के टाइम पे वी आर गोइंग टू असिस्ट यू, इश्योरेंस के टाइम पे वी आर गोइंग टू असिस्ट यू थ्रू आउट। अगर आपको पॉलिसी में कोई चेंज कराना है, कोई मेंबर ऐड कराना है, कोई मेंबर सब्ट्रैक्ट कराना है, या बीच में कभी भी कोई कवरेज समझना है, तो अगेन यू कैन रीच आउट टू अस। बट एंड अगेन पॉलिसी अगर हमसे लेना चाहते हो या हमारी कंसल्टेशन चाहते हो ऑन दिस, तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं एंड वी विल रीच आउट टू यू।